Dear friends and students, this is Keval Krishan. You are watching KK English classes. In this video, we will discuss Common Error Part 7. हमारा पहला क्वेश्चन है बेटे, ये एक बार पढ़िए बेटे इस क्वेश्चन को. As the clock struck 12, we heard the big bang of the firecrackers and see all the guests screaming, shouting, wishing each other with joy. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है, सुनो बेटा. देखें, as the clock struck, वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म. आगे we heard, वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म. हियर से बना heard. आगे सुने बेटे, बैंग ऑफ द फायर क्रैकर्स एंड सी. अब क्या आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्लियर. अब एंड से जब दो वर्ब जुड़ी हुई हों, यदि पहले पास्ट आई हुई हैं, पहले दो वर्ब की फॉर्म में क्या आई बेटे? पास्ट में आई. तो इसका मतलब सी भी किस में होना चाहिए था? पास्ट में. तो सी का क्या बनेगा? सा. क्या बनेगा? सा. क्लियर. तो ये गलती है बेटे. चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें. When actor turned politician paid a visit to her school to attend its Ruby celebration recently, little did she know she would take home the most memorable experience of her life. ठीक है बेटे. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? देखिए, अंडरलाइनिंग पार्ट में हमें गलती ढूंढनी है. किसमें ढूंढनी है? ये रहा अंडरलाइनिंग पार्ट, इसमें ही हमें गलती ढूंढनी है. तो ए सेक्शन देखिए, मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस, ए सेक्शन में ये लिखा हुआ है बेटे. पर हमें तो पीछे क्या चाहिए? ऑफ हर लाइफ भी चाहिए. वाक्य की सेंस तो यही कह रही है कि ये आना चाहिए, तो ये दे नहीं रखा, इसलिए ए सेक्शन नहीं आएगा. बी में आ जाइए, मोर मेमोरेबल एक्सपीरियंस. अब ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मोर से पहले दा लगा हुआ है. मोर के साथ दा ऐसे नहीं आता, वो तो डिग्री बैलेंस करने के लिए प्रयोग किया जाता है. तब मोर के आगे दो सेकंड डिग्री के आगे दा आता है. यहाँ तो एक ही दी हुई है सेकंड डिग्री. अब अगला देखें, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस. अब वन ऑफ आ गया बेटे. वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो किस में आता है? प्लूरल में. एक्सपीरियंस क्या है? नाउन. तो ये प्लूरल में आना चाहिए था, ये नहीं दे रखा, ये नहीं आ सकता. तो अब बचा क्या? मेमोरेबल एक्सपीरियंस. ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अंडरलाइनिंग पार्ट तो ऑफ हर लाइफ तक है. तो इस तरह बेटे इस वाक्य में नो एरर है. क्लियर. चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए. यू कैन हेल्प योर सेल्फ विद सम बिस्किट्स ऑल्दो देयर आर लेस लेफ्ट. अब इस वाक्य में क्या गलती है बेटे? सुनो, यू कैन हेल्प योर सेल्फ विद सम बिस्किट्स. बिस्किट्स क्या है? काउंटेबल चीज है, जिन्हें गिना जाता है बेटे. ऑल्दो देयर आर लेस लेफ्ट. अब क्या है? कम बचे. लेस शब्द किसके लिए प्रयोग होता है बेटे? ये अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग किया जाता है. काउंटेबल के लिए क्या बना है? फ्यू. तो इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे? फ्यू शब्द लगाएंगे. ए फ्यू, ए लगाई हुआ है बेटा, फ्यू लगा दे. ठीक है. चलें आगे, अगला क्वेश्चन बेटे. ही हैज प्लेड फॉर द नेशनल टीम इन 65 मैचेस सो फार. वो कहता है कि इस वाक्य में गलती बताएं. ने ऑप्शन क्या दिए हैं? इज प्लेइंग दिया है, हैव प्लेज दिया है, प्लेइंग दिया है और प्ले दिया है. क्लियर बेटे. अब देखें, इस वाक्य में आना क्या चाहिए बेटे? ये सो फार दिया हुआ है ना, सो फार. इस सो फार का प्रयोग यट की तरह से होता है, यानी अभी तक. क्लियर. अभी तक. तो यट के साथ क्या लगाते हैं? अभी तक की सेंस में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं. कौन सी फॉर्म लगाते हैं? हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म. वह अभी तक नहीं आया. ही हैज नॉट कम यट लगाते हैं ना, तो यट वही सेम सेंस सो फॉर्म में होती है, यट वाली. क्लियर. तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म. तो यहाँ क्या लगाओगे? हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म. ये लगी हुई है बेटे. तो इस वाक्य में नो एरर है बेटे. क्लियर. चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें. द एक्टर हु वॉज प्लेइंग ए डिटेक्टिव इन द फिल्म alleged to have pushed the director when he asked him to get into his costume as it was getting late. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटा?
द एक्टर वॉज प्लेइंग ए डिटेक्टिव, एक डिटेक्टिव का रोल अदा कर रहा है इन द फिल्म के अंदर। एलिज्ड, उसने इल्जाम लगाया, एक्टर ने इल्जाम लगाया, टू हैव पुश्ड द, किसको, डायरेक्टर को। एक्टर ने डायरेक्टर को धक्का दिया या डायरेक्टर ने एक्टर को धक्का दिया? बेटे वाक्य की सेंस कह रही है कि वाक्य पैसिव वॉइस बनेगा क्योंकि एक्टर के ऊपर इल्जाम लगाया गया। द एक्टर हु वाज प्लेइंग ए डिटेक्टिव इन द फिल्म के अंदर वाज एलिज्ड, उसके ऊपर किसी ने इल्जाम लगाया है। टू हैव पुश्ड, उसने धक्का दिया है, किसको, डायरेक्टर को। किसको दिया? डायरेक्टर को धक्का दिया है। व्हेन ही आस्क्ड हिम, तो समझ गए ना बेटे, यहाँ पैसिव वॉइस केस आएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। नेवर द वन टू मीन्स वर्ड्स व्हेन इट कम्स स्पीकिंग हिज माइंड, द कैप्टन क्रिटिसाइज द हेक्टिक शेड्यूल ऑफ हिज टीम। अब इस वाक्य में क्या होना चाहिए बेटे? अंडरलाइनिंग पार्ट है, कम स्पीकिंग्स में गलती ढूंढनी है, तो कम्स टू स्पीकिंग लगाएं, कम्स एंड स्पीक्स लगाएं, कम्स टू स्पीक लगाएं, कम्स फॉर स्पीक लगाएं। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है? सुनो बेटे, ये व्हेन इट कम्स स्पीकिंग, यहाँ बेटे सुनो, ये एक पेट फ्रेज है बेटे। हम ऐसे बोला करते हैं व्हेन इट कम्स टू, और टू के बाद जो भी वर्ब आती है उसके साथ आईएनजी लगा के लिखते हैं, ये पेट है। जैसे जब बोलने की बात आती है व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, जब खाने की बात आती है व्हेन इट कम्स टू ईटिंग। नहीं समझे? समझ गए ना बेटे? तो कौन सा सेक्शन आएगा? ए सेक्शन आएगा। क्लियर? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें। इट इज ऑफन सेड दैट चेंज ओनली हैपन्स व्हेन देयर आर बीइंग ए क्राइसिस। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? इस वाक्य में गड़बड़ ये है बेटे, आपने देयर के बारे में सुना होगा कि देयर के साथ जो वर्ब लगाया करते हैं, जो उसके पीछे नाउन आता है ना, वर्ब के पीछे, यदि वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आती है, यदि नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आती है। अब इसमें ए क्राइसिस है, नाउन दे रखा है ना, तो आप क्या लगाओगे? इज, आर बीइंग खत्म होगा, क्या आएगा? इज, क्योंकि क्राइसिस तो एक है। समझ गए बेटे? अगला क्वेश्चन लीजिए। A man was sleeping at night in his cabin that suddenly his room filled with light. A man was sleeping at night in his cabin. एक आदमी सो रहा था अपने कमरे में। that या फिर टाइम की बात बताते हैं ना बेटे, यहाँ that नहीं आएगा, when आएगा। आप टाइम की बात बता रहे हो, जब सडनली क्या हुआ? His room filled with light, उसका कमरा किससे भर गया? रोशनी से भर गया। तो जब की सेंस में दैट नहीं, व्हेन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। द गवर्नमेंट इनिशिएटेड वेरियस मेजर टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। हमें अंडरलाइनिंग पार्ट में गलती ढूंढनी है। गवर्नमेंट के बाद इनिशिएटेड लिख रखा है, वो स्पेलिंग्स ठीक है बेटे। वेरियस मेजर, वेरियस क्या होता है? वेरियस का मतलब तो क्या होता है? ये प्लूरल के साथ प्रयोग होता है। मेजर क्या है? सिंगुलर, यानी इसके पीछे क्या लगा दो? एस। अब जाके ये ठीक हुआ है। क्लियर बेटे? चलें अगला क्वेश्चन देखें। आगे तो ठीक है, रेज भी ठीक है, स्टैंडर्ड्स भी ठीक है। आई हैड ए टेस्ट इन मैथमेटिक्स टुडे मॉर्निंग। अब इस वाक्य में क्या गलती है बेटे? सुने, ये टुडे मॉर्निंग नहीं आएगा बेटे। जब आपने कहना है आज सुबह तो क्या कहोगे? दिस मॉर्निंग। आज दोपहर कहना है तो दिस आफ्टरनून। आज की इवनिंग कहना है दिस इवनिंग। और रात को क्या कहोगे? टू नाइट कहोगे। क्लियर बेटे? तो ये टुडे गलत है, क्या आएगा? दिस मॉर्निंग। चले अगला क्वेश्चन देखें। द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन vehemently refused the allegation that he had taken bribes। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? इस वाक्य में गड़बड़ ये है बेटा, जो ये रिफ्यूज है ना, ये रिफ्यूज नहीं आएगा, इसकी जगह डिनाइड आएगा। इन दोनों का मतलब मना करना होता है। फर्क ये है बेटे, जब आपको कोई प्रपोजल देता है, कोई प्रस्ताव देता है या कोई मांग होती है तो उसे रिफ्यूज किया जा सकता है, परंतु जब आप पर कोई इल्जाम लगाता है, ठीक है, तो उसको डिनाई किया जाता है। तो डिनाई आएगा बेटे, डिनाइड लगा दोगे यहाँ पर। चलें अगला क्वेश्चन देखें।
द ग्राउंड वॉज वेट आउटसाइड वेन आई गोट अप इन द मॉर्निंग येस्टरडे इट हैड बीन रेनिंग ऑल इन नाइट। अब इस वाक्य में गड़बड़ क्या है? बीन रेनिंग ऑल इन तक आप हमने गलती ढूंढनी है। नीचे ऑप्शन दिया है रेन्ड ऑल इन और बीन रेनिंग ऑल या रेनिंग ऑल इन या नो इम्प्रूवमेंट। इस वाक्य में बेटे बी आएगा। क्यों आएगा बेटे? जो ऑल नाइट बनेगा बेटे, ऑल नाइट का मतलब होता है सारी रात, रात भर। क्लियर? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें बेटे। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प यू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? इस वाक्य में बेटे इफ का नियम लगा हुआ। और इफ का नियम क्या है बेटे? आप सब लोगों को पता है ना, पिछली वीडियोस देखी हैं आपने। इफ प्लस और इफ के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैड और थर्ड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ क्या आएगा? वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या है? वुड हैव तो दिया हुआ है परंतु वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दी हुई, तो हेल्प का क्या बनाओगे? हेल्प्ड। क्लियर? चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो बेटे। पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? इस वाक्य में गड़बड़ ये है बेटे, आर्टिकल का एक नियम आता है, जितने भी महासागर है ना बेटे उनके नाम के साथ आपको क्या करना है? दा का प्रयोग करना है। और पैसिफिक ओशन है, ओशन महासागर है, और महासागर के साथ क्या लगाओगे? दा लगाओगे। क्लियर? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें। देयर इज सो मैनी fields all around the place। there is so many fields all around the place। ये जो field शब्द है ना इसका मतलब होता है कूड़ा कबाड़, और कूड़ा कबाड़ के साथ मैनी नहीं आता, कूड़ा कबाड़ को गिना नहीं जाता बेटे। क्या आएगा? मात्रा में मच। क्या लगाओगे? मच लगाओगे। मैनी के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटे? मच। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें। डू यू नो दैट it was I who has done this piece of beautiful work। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है? सुनो, do you know that, अगला वाक्य शुरू हुआ it was I, और इससे आगे जो क्लोज है वो प्रेजेंट में दे दिया। पहले क्या दे रखा? पास्ट, और बाद में प्रेजेंट। गलत हो गया ना? क्या आना चाहिए? पास्ट आना चाहिए ना। तो हैज डन की जगह डिड लगा दीजिए। I who did this piece of beautiful work। क्लियर? चलें आगे, अगला क्वेश्चन। The teacher was tense when he entered the class which comprised of 100 students। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? ये जो कंप्राइज शब्द है, पहले भी वीडियो बनाई है ना बेटे, उन वीडियोस में आपने देखा होगा कि कंप्राइज शब्द के साथ क्या प्रयोग नहीं होता? ऑफ प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ भी नहीं होगा बेटे, तो यहां से भी ऑफ निकाल दीजिए। समझ गए बेटे? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। हैविंग लीव्ड इन केरला फॉर 10 years माई फ्रेंड इज यूज्ड टू स्पीक मलयालम विद हिज फ्रेंड्स। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है? हैविंग लीव्ड इन केरला फॉर 10 years, 10 साल तक रह लिया ना बेटे वो। माई फ्रेंड इज यूज्ड टू, ये जो यूज्ड टू है बेटे ये एक मॉडल होता है। जब ये एक मॉडल होता है तो बेटे इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, परंतु जब ये एडजेक्टिव होता है तब इसके साथ जो टू लगा होता है ना, उस टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कब तो यूज टू मॉडल है और कब एडजेक्टिव है। सुनिए बेटे, यदि यूज टू से पहले ही जैम आर वाज वर या गेट दिया हो या इसकी कोई फॉर्म दी हुई हो तो आप समझ जाना कि ये यूज टू का मतलब आदि होना है, आदत होना है किसी चीज की, आदि हो गए हो आप, तब ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो टू के साथ क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, स्पीकिंग आएगा। क्लियर? तो यहाँ गलती किसकी है? स्पीकिंग की। चले बेटे, यानी स्पीक नहीं स्पीकिंग आएगा। अगला क्वेश्चन देखें। I wasn't at the last meeting and neither was you। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? I wasn't at the last meeting and neither was you। was you गलत, you के साथ तो वर लगा करता है बेटा, was नहीं लगा करता। you क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। ठीक है बेटे, तो you एक के लिए भी you होता है और ज्यादा के लिए भी you होता है, परंतु जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसके साथ लगती कौन सी है बेटे? प्लूरल वाली वर।
चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। देयर विल बी ब्लैक मर्डर व्हेन शी हियर्स दिस। सुनो बेटे, ये ब्लैक मर्डर नहीं होता, ये एक ईडियम है, और ईडियम, सही ईडियम क्या है? ब्लू मर्डर। क्या है? ब्लू मर्डर। समझ गए बेटे? चलो जी, अगला क्वेश्चन। ही वॉन्टेड टू गो टू होम एज ही वॉज सिक। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? इस वाक्य में गड़बड़ ये है कि होम से पहले टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सुनो बेटे, 99% यदि आपको ये वर्ब मिल जाए, कम, एक गो, ठीक है बेटे, एक कम आ गई, एक गो आ गई, और एक आ गया टेक समबडी। क्या आ गया? टेक समबडी। जब इस तरह की वर्ब के बाद आपको क्या लगाना पड़े? होम शब्द लगाना पड़े, तब 99% इन वर्ब और होम के बीच में टू का प्रयोग नहीं होता। क्लियर बेटे? समझ गए? चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। द थीफ escaped from the prison 2 days after he were arrested by the police. The thief escaped from the prison 2 days after he were कैसे आ गया बेटे? वर तो गलत है, ही के साथ क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए, तो यहां वॉज आएगा। चले बेटा आगे, अगला क्वेश्चन। द मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज बिकेम टू मैकेनिकल एंड स्ट्रेसफुल। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? ये देखिए बेटे, द मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज बिकेम, गलत। हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो बिकम, बिकेम नहीं बेटे, बिकम आएगा, क्योंकि बिकम, बिकेम, बिकम होती है, तो थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन देखें। ए मीटिंग वॉज कन्वीन्ड इन ऑर्डर टू गिव सेज अ न्यू लीज इन लाइफ। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटा? ए न्यू लीज इन लाइफ, ये वाक्य है बेटा, ये ईडियम है, न्यू लीज इन लाइफ, जिसका मतलब होता है नया जीवन। जब लंबी बीमारी के बाद हम स्वस्थ जीवन जीते हैं ना, तो उसे बोलते हैं ए न्यू लीज इन लाइफ, नया जीवन। तो ऑफ आता है बेटे, इन नहीं आता, तो इसमें ए सेक्शन में ऑफ लगा हुआ बेटे, तो क्या कहेंगे? ए न्यू लीज ऑफ लाइफ, इन लाइफ नहीं कहेंगे। चले आगे, अगला क्वेश्चन। Apart from the dance programs, there will be training session for students from various schools in the city on a daily basis. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? एक बार पढ़िए बेटा। अपार्ट फ्रॉम द डांस प्रोग्राम, डांस प्रोग्राम है, ठीक है सर, प्रोग्राम्स है, ठीक है, स्पेलिंग भी ठीक है। देयर विल बी ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग सेशंस होंगे। फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए। फॉर वेरियस स्कूल्स, वेरियस स्कूल भी ठीक है। तो इस वाक्य में कोई गड़बड़ नहीं है, नो एरर है बेटे। चले आगे, अगला क्वेश्चन। आगे, मार्टेडम अबाउट सरदार भगत सिंह क्रिएटेड ए स्टर। अब इस वाक्य में क्या है? मार्टेडम का मतलब क्या होता है? बलिदान। अबाउट सरदार भगत सिंह, सरदार, अबाउट नहीं आएगा बेटे, ऑफ आएगा। कहता है शहादत, बलिदान। किसका बलिदान? सरदार भगत सिंह के बलिदान ने, ठीक है, क्या पैदा कर दिया? एक स्टर, एक आंदोलन, एक उत्तेजना पैदा कर दी। तो अबाउट नहीं आएगा, क्या लगाना पड़ेगा? ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। मार्टेडम ऑफ प्लस समबडी नेम। क्लियर? तो वो आया हुआ है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें। मंगल पांडे वॉज वेल नोन बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व इन इनिशियल स्टेज ऑफ द इंडियन, किसके अंदर बेटा? इंडियन रिबेलियन, ठीक है, किसमें? इंडियन रिबेलियन। अब इस वाक्य में गड़बड़ ढूंढे। मंगल पांडे वॉज वेल नोन, अच्छी तरह से जाना जाता है, उन्हें जाता था ना, बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व, क्योंकि वो इन्वॉल्व थे शुरुआती स्टेज में, किसमें? भारतीय, किसके विरुद्ध? जो इंडियन विद्रोह किया था ना इंडियन लोगों ने, उसमें। क्लियर? तो इस वाक्य में भी कोई गलती नहीं है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें। आई एंड टीना विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? इस वाक्य में गड़बड़ ये है
प्रनाउन की है। किसकी है? प्रनाउन की। क्या गड़बड़ है बेटे? एक फॉर्मूला है बेटे 231। 231 कहने का मतलब, 2 का मतलब सेकंड पर्सन यानी यू, यूअर, यू, और 3 का मतलब थर्ड पर्सन ही, शी, इट, और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी। क्लियर? तो बेटे जब किसी वाक्य में एक से ज्यादा क्या आ जाए, प्रनाउन आ जाए और वो हमें लगाने हो तो हम लगाते हैं 231 के हिसाब से। तो पहले क्या आना चाहिए? 231 के हिसाब से यहाँ क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, थर्ड पर्सन। 231 में क्या हो गया? थर्ड पर्सन पहले आना चाहिए ना, क्योंकि 3 का मतलब थर्ड, तो टीना पहले, और 1 का मतलब फर्स्ट यानी आई बाद में। तो क्या बनेगा? टीना एंड आई। क्लियर बेटे? चलो जी अगला क्वेश्चन देखें। ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज्ड दैट आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है? इस वाक्य में गड़बड़ ये है कि बेटा पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। क्लियर? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें। He has been growing weaker and his wife नहीं बेटे, लाइफ है। क्या आएगा? लाइफ। His life now hangs with a thread। ये बेटे ईडियम है, hangs with a thread, जिसका मतलब होता है इन ए ग्रेट डेंजर। ठीक है बेटे? तो यहाँ ईडियम है, परंतु ईडियम में गलती क्या है? वो ईडियम ये होती है बेटे, हैंग्स बाय ए थ्रेड, विद ए थ्रेड नहीं होती। क्लियर? तो चलें अगला। अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स आर स्टार्व। अब इस वाक्य में स्टार्विंग, थाउजेंड्स आर स्टार्विंग। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है? अनलेस एड्स आर अराइव, जब तक सहायता आती है, यदि सहायता आती है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, थाउजेंड्स हजारों लोग क्या हो जाएंगे? भूख से मरेंगे। स्टार्व का मतलब क्या होता है बेटा? भूख से मरना, भूखमरी यानी के। ठीक है ना बेटे? अब सुने बेटे, अनलेस क्या है? इफ की सेंस देता है, और इफ वाले वाक्य में क्या होता है बेटे? इफ वाले वाक्य में सब्जेक्ट के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो ये आया हुआ है, देखो 8 के बाद क्या हुआ है? अराइव, सिंपल प्रेजेंट। तो दूसरी तरफ क्या आता है? फ्यूचर आता है ना। तो यहाँ क्या आएगा? विल स्टार्व आएगा बेटे। क्या आएगा? विल स्टार्व। समझ गए? ये थे बेटे आपके कॉमन एरर। इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? और रूल्स को याद कर रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। और एक और बात बेटे, यदि आपको इसमें और किसी भी प्रकार की कोई गलती मिलती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच अगेन, बाय।